अ, सभी साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा जो शो है वो 16th एडिशन है मैथ्स चौपाल पे लेट्स टॉक मैथमेटिक्स। और आज के जो हमारी जो स्पेशल गेस्ट हैं, जो स्पीकर हैं, एंड शी इज मिस सुनीला भाटिया जी। और सुनीला भाटिया जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो मैडम ने आज जो आई हैं, ये काफ़ी वी आर ग्रेटफुल टू हर। और दूसरा ये है कि आज की जो हमारी माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगी, वो माइक्रो ऑब्जर्वर आज की हमारी हैं मिस गुरमीत कुकरेजा जी। तो वो सारी चीज़ें पे नज़र रखेंगी और लास्ट में अपने एक्सपर्ट कमेंट देंगी। तो मैं मैडम के बारे में बता रहा था कि मैडम ने दरियागंज टीटीआई, जब ये टीटीआई हुआ करता था, वहाँ से जेवीटी की है। और जेवीटी करने के बाद 1983 में एमसीडी में जॉब ली मैडम ने। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मैथ्स में एमए किया है। 1993 में डीओई ज्वाइन किया और तब से ये हमारे साथ बनी हुई है डीओई में। 36 साल का लंबा अनुभव है मैडम का। और हालांकि मैडम ने कोई पीएचडी नहीं की है और कोई पेपर भी नहीं लिखा है, पर क्लासरूम इनका रिसर्च फील्ड रहा। क्लासरूम में ही ये थ्रू आउट रिसर्च रही है मैडम की। एक्सपेरिमेंट करना, इसमें मैडम की हमेशा दिलचस्पी रही और हमेशा अलग तरीके के असाइनमेंट देने में इनकी दिलचस्पी रही है। जब ये तीसरी कक्षा को पढ़ा रही थी, तभी इन्होंने समझ लिया था कि भाषा का पढ़ना पढ़ाना किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो इसलिए उनके साथ भाषा पर काम किया और जब इन्होंने बच्चों के साथ भाषा पे काम किया, तब जाके उनके जो परिणाम थे, जो रिजल्ट थे, वो बहुत ही बेहतर आए। तो बच्चों के साथ बहुत स्ट्रांग कनेक्टिविटी रही है, जैसा कि मैडम की शख्सियत है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है मैडम, जिसकी वजह से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो जाती है बच्चों के साथ में। और अपने विद्यालय में जो वीर सावरकर कालका जी हैं, उनमें लर्निंग मैनेजर भी बनी। क्रिएटनेट टीम के साथ ट्रेनिंग हुई और नए पर्सपेक्टिव समझ आए। इसी के साथ जो मैडम ने 2016 में मेंटर बनते ही मेंटर बनते ही प्रगति के रूप में विषय सामग्री लिखने का प्रयास किया और उसमें इनसे बहुत कुछ सिखाया। और 2017-18 में कोर एकेडमिक यूनिट में काम करने का मौका मिला और जिससे कि उन्हें बहुत कुछ सिखाया मैडम ने। और जैसा असेसमेंट होगा वैसे ही क्लासरूम हो, ये बात समझ में आई। और वहाँ समझ बनी कि बच्चों की लर्निंग का मूल्यांकन करते हुए 6 बातें देखनी होती हैं। पहला, रिमेंबर। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड देन क्रिएशन। तो हर लेवल पर रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग तक तो हम पहुंच गए और थोड़ा बहुत एप्लीकेशन का मूल्यांकन भी कर लेते हैं। तो लेकिन अभी और सारी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, ऐसा मैडम का मानना है। आजकल ईएमसी टीम से जुड़ी हुई हैं, तो एक सीखने सिखाने के सिलसिले में अलग ही अनुभव जुड़ गया है। और पुस्तकें जो ईएमसी की हैं वो आपके सामने हैं। तो इस तरह का मैडम का ये प्रोफाइल रहा है। सो नाउ आई वुड इनवाइट मैडम सुनीला भाटिया जी टू प्लीज कम एंड गिव योर टॉक। यस मैम, सुनीला भाटिया। थैंक यू उमा शंकर एंड थैंक यू फ्रेंड्स। आपके साथ साथ धीरे धीरे चलते चलते यहाँ पहुंच गए हैं।
थैंक यू वेरी मच। सर ने बताया जैसे कि एक्सपेरिमेंट करने में दिलचस्पी रही है, तो थोड़ा सा मैं वहीं से शुरुआत करते हुए एक शेयरिंग करती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, हम जब गर्मी की छुट्टियां जैसे अभी हैं जब आती थी और दशहरा की छुट्टियां लंबी छुट्टी आती थी, तो हम बच्चों को हॉलीडेज होमवर्क दिया करते थे। तो हॉलीडेज होमवर्क में मैं देखती थी कि जो मेरे साथी हैं, हम देखते थे क्या काम दे रहे हैं सब। तो जो जो काम अप्रैल में तब तक हुआ होता था, उसी को रिवीजन के तौर पर एक्सरसाइजेज ये चैप्टर ये दे देते थे, ये रिवाइज करके आ जाना। और कुछ कुछ नए चैप्टर के भी हिस्से दे दिए जाते थे, ये करके आना। तो मैं सोचा करती थी, जो हमने क्लास में चर्चा ही नहीं की जिसकी, वो तो ये कहाँ से करके आएंगे बच्चे, और जो करवा भी लिया है उसको रिवाइज ऐसे करके ये क्या हासिल कर लेंगे। तो मुझे लगा था कुछ इनको नया कुछ करने को देना चाहिए जिसमें इनको रुचि आए, छुट्टियां हैं, फन हो, कुछ ऐसा काम देना चाहिए। तो मैंने स्टार्ट किया कुछ नया नया देना। तो एक बार हिम्मत करके औरों से अलग मैंने उनको हॉलीडे होमवर्क में एक असाइनमेंट ये भी दिया कि आप कम से कम 3 मैथमेटिशियंस पर पढ़कर अपने शब्दों में लिख के उनके बारे में आएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है, उनके जीवन कैसा था, उन्होंने क्या क्या और पढ़ा वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ दिया। क्योंकि ये उन्हीं दिनों में मैंने कहीं पर पढ़ा था, और उस वक्त ये गूगल आराम से सर्च नहीं होती थी। बच्चों को छोटे से किसी काम के लिए भी साइबर कैफे जाना पड़ता था। फिर भी मैंने देखा बच्चों ने उस इंफॉर्मेशन को, कहीं किताबों की तो उन्हें आदत नहीं थी कि लाइब्रेरी में जाएं और देखें, उन्हें साइबर कैफे जाना आसान लगा और उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की और वो बना के लाए। मैंने उन दिनों में एक मैथमेटिशियन के बारे में पढ़ा था, जो नाम मेरे सामने आया, और जब मैंने उनके बारे में जाना तो मैं हैरान रह गई थी। इसीलिए मैंने ये बच्चों को काम दिया था। नाम था उमर खयाम, जिन्हें हम ईरान के हैं और शायरी के लिए मशहूर हैं। अपनी रुबाइयां लिखने के लिए जाने जाते हैं वो। तो रुबाइयों के लिए जो एक नाम अगर कोई आता है टॉप पे, तो वो उमर खयाम था। लेकिन वो अपने कंट्री के टॉप मैथमेटिशियंस में से भी थे। तो तब मेरी धीरे धीरे ये समझ बनी, और जब मैंने औरों के बारे में भी जाना कि और भी मैथमेटिशियंस हैं जो फिलोसफर रहे हैं, किसी ने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो मुझे लगा ये बच्चों के लिए ये भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी कि वो ये भी जाने। तो उनके बारे में जाने और थोड़ा उनको मैथ्स पढ़ने की तरफ रुझान बढ़े, ऐसा सोच के मैंने ये काम दिया था। और इसके अलावा उन्हें मैजिक स्क्वेयर्स, रिडल्स और सुडोकू ये देना शुरू किया मैंने धीरे धीरे अपने बच्चों को हॉलीडेज होमवर्क में। तो ये थोड़ी सी बात से मैंने शुरू किया। और जहां तक बात मेरी मैथ्स के साथ लगाव की है, तो लगाव इतना था कि दिल से करती थी। तो मुझे ध्यान आता है कि जब मैं 10वीं अभी की ही थी, तो हमारे ही ग्रुप से एक लड़की का कंपार्टमेंट आ गया और उसकी मम्मी मेरे पास ही उसकी ट्यूशन लेकर आ गई। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, और मैंने अभी 10th की थी और मुझे ट्यूशंस मिलने शुरू हो गए थे। तो खैर वो मेरा कॉन्फिडेंस उस चीज ने बहुत बढ़ाया। उसके बाद कनेक्टिविटी पे जैसे बताया है काफी काम किया बच्चों के साथ। कुछ नेचुरल था मेरे अंदर और कुछ मैंने डेवलप किया इस चीज को कि जुड़ने की बहुत जरूरत है, ऐसा मैंने फील किया था। और पिछले 4 सालों में तो इस पे हमने बहुत काम भी किया है कि इंटेंशनली हम इस पर काम करके और बच्चों से कैसे कैसे जुड़ पाएं, इसके एफर्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इस पर हमने बात की है। अब हम ये भी जानते हैं किसी भी काम को हम शुरुआत अगर अच्छी हो जाए किसी काम की, तो वो काम को आगे बढ़ाना और मंजिल तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। ये हम सब समझते हैं। यही चीज मैंने क्लास में किसी टॉपिक को शुरू कराते हुए देखी, लेसन को डेवलप करते हुए देखी। तो शुरुआत अच्छे से हो जाए तो समझ लीजिए आपका बहुत सारा काम निबट गया। वेल बिगन इज हाफ डन। तो
मैं इसको कुछ उदाहरणों की मदद से आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो मैं ये भी साथ साथ कहना चाहती हूँ कि जब भी कभी हम कोई टॉपिक इंट्रोड्यूस करें क्लास में और डेवलप करें उस पर बेस करके इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, तो सही सही उदाहरण, सही अप्रोच, सही प्रश्न और साथ साथ सबसे बड़ी बात हमारा नजरिया कि हम बच्चों को सिखा नहीं रहे, हम उनके सीखने में सहायक हो। ये नजरिया लेकर जब हम कुछ शुरुआत करेंगे और उनके साथ काम करेंगे, वो सीखेंगे, हम भी साथ साथ सीखेंगे। और पिछले इतने सालों में मैंने यही कोशिश की है और यही एक्सपीरियंस रहा है मेरा कि जब बच्चे सीख रहे थे तो उनके साथ साथ मैं भी बहुत कुछ सीख रही थी, बहुत सारी नई नई बातें सीख रही थी। ये बच्चे कैसे सीखते हैं, किस चीज को कैसे समझते हैं, मेरी कहाँ कमी है, ये सब सीखना सिखाना मेरा हो रहा था। तो धीरे धीरे शुरुआत में मैं आपको बताती हूँ, लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था। मैं भी सब साथियों की तरह ऐसे ही करती थी, इस एटीट्यूड के साथ क्लास में जाती थी, मैं सिखाऊंगी बच्चे सीखेंगे। तो इसके चलते मैं उनको कभी कभी मजाक में अटेंशन लेने के लिए ये बोल दिया करती थी, चलो भाई अपने भगोने सीधे कर लो, यानी मैं कुछ डालूंगी और आप उसमें डलवा लेना। लेकिन बाद में एक्सपीरियंस से ये समझा कि ये खाली भगोने नहीं है लेकर आए हुए, इनके पास बहुत कुछ है। तो मुझे सिर्फ इनकी मदद करनी है कि वो बहुत कुछ अंदर से निकल आए और ये सीखने की तरफ इनके कदम बढ़े, मैं उसमें एक सहायक की तरह काम कर सकूं। इस पर धीरे धीरे काम करना मैंने शुरू किया। शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री से। नेक्स्ट स्लाइड। बिंदु, बिंदु, रेखाखंड और रेखा, इसकी तीनों की मैं बात करूंगी। छठी में हम बच्चों के साथ यहीं से शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री की, इन तीन एंटिटीज को लेके। तो जब हम बच्चों के साथ बिंदु पर बात कर रहे होते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं, कुछ उदाहरण लेते हैं बच्चों से, और उनकी समझ और कंसेप्ट क्लियर हो जाए बिंदु के बारे में, तो कई तरह के उदाहरण हमने प्रगति में भी लिखे हैं, सबने देखे होंगे, पढ़े होंगे कि छोटे से छोटा एंटिटी है ये। साथ में हमने एग्जाम्पल दिए कि एक लाइट को अगर बहुत धीरे धीरे दूर करते चले जाएं और जितनी दूर से वो सिर्फ नजर आती भर है, तो वो सबसे छोटा जो नजर आता है वो बिंदु के समान प्रतीत होता है। इसको ध्यान दें, बिंदु के समान प्रतीत होता है। जितनी भी प्रकृति में चीजें हैं वो बिंदु के समान प्रतीत होती हैं। एग्जैक्ट बिंदु के उदाहरणों पर ध्यान जाना चाहिए, मैं यहाँ पर उस पर भी बात नहीं रखूंगी। मैं आपको भी सोचने के लिए ये एक चीज दे रही हूँ कि इस पर सोचिए, बच्चों के साथ बात करिए। इसके बाद बच्चों को मैंने एक कक्षा में इस पर काम भी कराया, बिंदु, रेखाखंड और रेखा पर एक लेसन दिया था मैंने। ये बात 2 साल पहले की है, जब मैं मेंटर बन चुकी थी, तो एक स्कूल में लेसन दिया था छठी क्लास में। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे मुझे इस पर। मैंने बच्चों को बोला रेखाखंड बनाने के लिए और उनको कहा एक अलग अलग लाइन को अलग अलग मेजरमेंट का रेखाखंड दे दिया कि एक लाइन 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड बनाए, दूसरी लाइन 5 का, तीसरी 7 का, 6 का, ऐसे अलग अलग लाइंस में दे दिया। फिर उन्हें कहा कि अब इसको मिटाना शुरू कर दो, रेखाखंड को रबड़ लेकर मिटाना शुरू कर दो और उतना छोड़ना जब ये छोटे से छोटा रह जाए। बच्चों ने किया अपनी तरफ से छोटे से छोटा। तो पूछा मैंने, क्या ये बिंदु जैसा लग रहा है? क्या ये इसे हम बिंदु कह सकते हैं? सोचने वाली बात है, तो आप भी सोचिए। उसके बाद उसी रेखाखंड को मैंने कहा दोबारा बनाइए, उसी मेजरमेंट का रेखाखंड फिर से बना लीजिए। उन्होंने फिर से बना लिया। मैंने कहा पहले आपने मिटाया था, अब इसको बढ़ाना शुरू कीजिए। उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा
चिंता नहीं कीजिए, कॉपी भर जा निकल जाएगा कॉपी से बाहर। उसके बाद क्या करना है, अब कॉपी भर गई है और कॉपी से बाहर जा रहा है, तो अब आंख बंद कर लो। तो उनको एक विजुअलाइजेशन का एक्सपीरियंस दिया। मैंने कहा कल्पना करो ये रेखाखंड आपकी कॉपी से बाहर बढ़ता बढ़ता डेस्क पर भी बढ़ता बढ़ता आगे चलता जा रहा है, सीधा, बिना मुड़े, बिना कोई टर्न लिए, एकदम सीधा दोनों दिशाओं में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और उनको इमेजिन करवाया कि डेस्क ही नहीं, वो कमरा भी दीवार से भी पार हो गया, वो स्कूल से भी पार हो गया, वो आपकी कॉलोनी और सिटी से भी पार हो गया, देश से भी पार हो गया, चलता जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा। अब वो सारे देश पार करता करता पृथ्वी से भी बाहर हो गया। उसके बाद मैंने पूछा, मैंने कहा ये रेखा है जो मैंने पूछा कितना बड़ा लगा आपको ये? अब रेखाखंड इतना विस्तार हो गया है इसका, जिसे हम रेखा कह रहे हैं, रुक ही नहीं रहा, अभी भी रुक नहीं रहा, बढ़ रहा है, पृथ्वी के बाद भी वो बढ़ रहा है। तो बच्चे बोले बहुत बड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के, उन्होंने जब कहा बहुत बड़ा। अनंत शब्द बोलते हैं बच्चे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। मैंने कोशिश की, एक छोटा सा प्रयास किया उनको अनंत की फील दिलाने का। उसके बाद मैंने पूछा, मेरा अगला प्रश्न अब उसके कॉन्सेप्ट पर आ रहा था। मैंने कहा ये बताओ जो आपने कॉपी पर अभी रेखाखंड बनाया है, और जो रेखा अभी आपने समझी है, उस रेखा में आपके वाले कितने रेखाखंड बन सकते हैं? और तब मुझे बहुत ही मजा आया, जिसको संजय सर विस्मय कहते हैं। तो वो बच्चों के लिए भी विस्मय का क्षण था और मेरे लिए भी, जब बच्चों ने कहा बहुत सारे, तो उसके बहुत सारे कहते ही एक दो बच्चों ने अनगिनत बोला, किसी ने अनंत बोला, तो मुझे बहुत मजा आया। तो सिर्फ तीर लगा देने से हमारे बच्चे ये कभी भी महसूस नहीं कर पाते कि उसका विस्तार कितना है रेखा का। तो यहाँ पर मैं ज्योमेट्री को शुरुआत को लेकर थोड़ा सा बात करना चाह रही थी अपने साथियों से कि हम इसको किस तरह से कि ले सकते हैं इन चीजों को कंसेप्चुअली। विजुअलाइजेशन भी यूज कर सकते हैं, स्पेशल चीजें हैं ये ज्योमेट्री में, स्पेशल एंटिटीज हैं ये, इनको स्पेशल तरीके से ही डील करना हमें होगा। तो और बच्चों को एक स्पेस, एक मौका देना होगा कि वो अपने उत्तरों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत हों। तो थोड़ा सा कोशिश की मैंने ये स्पेस देने की। नेक्स्ट, उसके बाद बच्चों से उनके उदाहरण वगैरह वो सब बातें हम करते ही हैं, और मैं और इसमें आगे ज्योमेट्री में न जाकर अब एक एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेती हूँ। तो ये मेरे एक्सपीरियंस में, स्कूल एक्सपीरियंस में रहा है। मैं बच्चों के साथ जब भी कोऑर्डिनेट शुरू करती थी 8th या 9th में, शुरुआत में, तो मैं उनको पूछती थी, तब जीपीएस कुछ साल पहले इतना चलन में भी नहीं था, अब तो हर कोई यूज कर रहा है। तो मैं उनको पूछती थी कि ये मान लीजिए आपको किसी को अपने घर का रास्ता, कोई पहली बार आपके घर आ रहा है, उसको रास्ता बताते हो तो क्या करते हो? उसको नहीं मालूम उस कॉलोनी के बारे में, उस जगह के बारे में। तो बच्चे बताने लगे, हम उनको कोई लैंडमार्क देते हैं। उन्होंने लैंडमार्क शब्द नहीं भी बताया तो बताया हमारे घर के पास कोई मंदिर है, कोई दुकान है, बताते हैं उस दुकान से ऐसे आगे बढ़ना, दाएं बढ़ना, बाएं जाना, इस प्रकार से। तो जैसे किसी का मार्केट के नजदीक घर है तो हम बोलते हैं चलिए ये सामने पिज्जा हट दिख रहा है मार्केट में, पिज्जा हट, इस मार्केट में पहुंच जाएंगे तो थोड़ा आगे जाके लेफ्ट मुड़िएगा, उसके बाद 3 गली छोड़ के चौथी गली में मेरा 5वां घर है। इस प्रकार से हम शुरुआत मैं किया करती थी अपने क्लास में। तो मुझे अच्छा लगता था कि उनकी थोड़ी समझ कोऑर्डिनेट को लेकर किस तरह से बनती है। एक और एग्जांपल भी है छोटा सा आगे। नेक्स्ट, इसमें तो आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, आपको एक्सेस भी नजर आ रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं। बच्चों को भी करवा सकते हैं, इस प्रकार का कोई चित्र दिखाएं
रेफरेंस बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स की बात कर सकते हैं, धीरे धीरे कोऑर्डिनेट्स की बात। अभी सिर्फ पोजीशन की बात करेंगे कि कोई चीज कहाँ लोकेटेड है, उसको ढूंढें, तो यहाँ पर हम उसकी बात कर सकते हैं। इस प्रकार के उदाहरण लेकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो मैं सोच सकती हूँ कि बच्चों के एक्सपेक्टेड उत्तर किस प्रकार से आएंगे। नेक्स्ट, उसके बाद अब मैं आती थी जब कोऑर्डिनेट हमने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में अब बात करनी है, तो मैं एक बोर्ड पर ये बिंदु लगाती हूँ। ये बिंदु लगा हुआ आप देख पा रहे हैं, एक बोर्ड है, बोर्ड पर एक पॉइंट है। तो मैं बच्चों को बोलती थी कि इस पॉइंट की पोजीशन बताइए मुझे इस बोर्ड पर क्या है। तो शुरुआत में मेरे को इससे उत्तर नहीं मिला, यहाँ पर मुझे लगा मुझे थोड़ा और इलेबोरेट करने की जरूरत है। फिर मैं उनको बोलती थी, अच्छा आप ऐसे एक्सप्लेन करो, मान लीजिए आपका कोई साथी बहुत दूर है, फोन पर बताना है, या आपके साथी की बोलो आंखें बंद कर लो, उसकी आंखें बंद हैं, वो नहीं देख पा रहा है, और आपको अगर ये बिंदु को एक्सप्लेन करना हो कि ये बोर्ड पर कहाँ है, तो आप कैसे बताएंगे। तो बच्चे थोड़ा समझते थे, अपने शब्दों में इसकी पोजीशन बताने की कोशिश करते थे। वो बीच से शुरू करते थे, बीच में नहीं है, थोड़ा ऊपर है, ऊपर से इतना नीचे है, कुछ अनुमान, कुछ दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, इस प्रकार से। और इस तरह मैं उनको बताती थी, हाँ ठीक जा रहे हो, थोड़ा और अगर, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हो, थोड़ा एग्जैक्ट की तरफ बढ़ते हैं कि एग्जैक्ट हम कैसे बताने की कोशिश करेंगे कि इस बिंदु की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट, बिंदु वही है। फिर मैं ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना देती थी। बना सकते हैं, आपका भी अपना कोई ना कोई तरीका होगा जिससे आप करते होंगे। ये बनाया और फिर पूछा, अब इन लाइंस के साथ बताइए ये बिंदु कहां पर है, कौन सी लाइन से कितना दूर है, ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चे बताना शुरू करते थे कि दो क्रॉस करती हुई लाइंस हैं, फिर जो लेटी हुई लाइन है उससे इतना ऊपर है, खड़ी लाइन से राइट में है, लेफ्ट में नहीं है, और राइट से वो लगभग इतना दूर है, फिर से एक अनुमान और आता था। तो हम धीरे धीरे वहां बढ़ रहे हैं अब, जहां पर हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर पाएंगे थोड़ी देर बाद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब एक बिंदु है बोर्ड पे फिर से लगा हुआ। बिंदु, मैं कोशिश करती थी बिंदु वहीं का वहीं लगा रहे, मैं लाइंस बदल दूं, बोर्ड पर बिंदु वहीं रहे, लाइंस वो हटा के दूसरी लाइंस मैं खींच दूं। अब मैं बच्चों से पूछती थी, ये बिंदु ने तो अपनी जगह नहीं बदली, लेकिन अब आप कहोगे खड़ी लाइन से पहले राइट में था, इतनी दूर था, अब ये लेफ्ट में हो गया, इसकी दूरी भी बदल गई। फिर से बताइए कि ये बिंदु कहाँ है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूं, और आपसे मेरा साथियों से प्रश्न है, बिंदु ने मान लीजिए जगह नहीं बदली, बोर्ड पर वही है, क्या क्या बदला है आप चैट बॉक्स में डालिए। बोर्ड पर बिंदु वही है, बदला क्या है। चैट बॉक्स में अपने उत्तर लिख सकते हैं। जी उमा शंकर जी, कोई उत्तर आया है तो आप पढ़ सकते हैं। हाँ मैडम, इसमें जो आ रहा है
एक अर्चना मलिक मैडम है, उन्होंने लिखा है रिलेटिव पोजीशन ऑफ डॉट। ओके। मीनाक्षी मैडम ने लिखा है, मीनाक्षी मल्हारी मैडम ने, इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द टू एक्सिस। उससे पहले जसपाल कौर मैडम ने लिखा है रेफरेंस, यस। इसमें चेंज आया है। संजय कुमार जी लिख रहे हैं ओनली रेफरेंस पॉइंट। यस और संतोष हसीजा मैडम लिख रही हैं पोजीशन। जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और मुझे पूनम अरोड़ा जी ने लिखा है कोऑर्डिनेट्स हैज चेंज्ड, जबकि चेंज्ड। हाँ, और पूनम कटियाल मैडम लिख रही हैं डायमेंशंस। अच्छा, मैं अर्चना की बात से शुरू करती हूँ। जी जी ठीक है कि रेफरेंस बदला है, बिल्कुल ठीक है। जी रेफरेंस पॉइंट क्या लेके चल रहे हैं, इस पर हमें ध्यान दिलाना है बच्चों का अब कि रेफरेंस बदल रहा है, और धीरे धीरे रेफरेंस बदलने के साथ हम उनका ध्यान ओरिजिनल पोजीशन की तरफ भी दिला सकते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन क्या है, जहां से लेटिव लाइन है और इंटरसेक्शन पॉइंट है। अगर हम उसको ओरिजिनल पोजीशन मान के चलते हैं तो वहां से दूरियां उस बिंदु की उन लाइंस के साथ हम देखते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा, अर्चना की बात को मैं ले रही हूँ तो वो कह रही है कोऑर्डिनेट्स बदले हैं। कोऑर्डिनेट्स पर हम आएंगे अर्चना अभी, और कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, पर इससे पहले हम रेफरेंस देख लें, किस चीज के रेफरेंस में हम कोऑर्डिनेट्स को गिनना शुरू करेंगे। थैंक यू अर्चना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम बच्चों को एक उदाहरण के तौर पर ये भी दिखा सकते हैं कि उन्होंने, क्योंकि 5वीं में से लेकर वो पढ़ते आ रहे हैं एसएसटी में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, तो ये एक उदाहरण के साथ बात की जा सकती है कि ये भी किसी जगह के, किसी पॉइंट के नजदीक से नजदीक लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम आज पहले मैनुअली और अब तो हम कंप्यूटर की मदद से बिल्कुल क्लोज किसी पॉइंट के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जान सकते हैं। ये भी वही चीज है जो हम मैथ्स में कोऑर्डिनेट में करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट, अब आते हैं, जब इस प्रकार की चर्चा होगी क्लास में शुरुआत में, मैं किसी चीज को डेवलप करने की अभी कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैंने जैसे पहले ही किया है कि मैं बिगनिंग की, इंट्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। तो इंट्रोडक्शन पर मैंने बात की, मैंने उसको आगे अभी और डेवलप नहीं किया। शुरुआत अच्छी हो गई है तो उस पर डेवलप करना फिर अब हम सबके लिए फिर आसान हो जाता है। एक बार जब गाड़ी चल जाती है तो फिर उसको हम स्पीड धीरे धीरे बढ़ाकर उसको अच्छी दिशा में और अच्छी स्पीड से ले जा सकते हैं। अब हम आते हैं कोऑर्डिनेट में, लेंथ की बात करते हैं। इन कोऑर्डिनेट्स, जब हम कोऑर्डिनेट की बात कर चुके होंगे तो हम डिस्टेंस फार्मूला पर जब आते हैं, उस पर आने से पहले हम बात करते हैं किसी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की या उस सेगमेंट जो बनता है उसकी लेंथ की। यहां पर मैंने दो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट लिए हैं जिनकी लेंथ बराबर है। कोऑर्डिनेट्स, जैसे अर्चना ने ध्यान दिलाया, कोऑर्डिनेट्स यहाँ भी बदले हुए हैं, तो हमें भी अब यहाँ ध्यान दिलाना है जब हम कोऑर्डिनेट की बात कर चुके हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे कोऑर्डिनेट्स की बात करते हुए उन कोऑर्डिनेट्स को ही देखकर बच्चों को पहले एक चर्चा कर लेनी चाहिए। फार्मूला एंड में आना चाहिए कि चर्चा कर लेनी चाहिए क्या इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से क्या उनके बीच की दूरी निकालने का कोई तरीका हो सकता है, कि स्टार्टिंग पॉइंट का पोजीशन क्या है दोनों लाइंस के रेफरेंस में या ओरिजिन से, और दूसरे पॉइंट का रेफरेंस के साथ क्या पोजीशनिंग हुई है। तो उसके मदद से हम धीरे धीरे फार्मूला की तरफ बढ़ सकते हैं और अपने लेसन को डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट, उमा शंकर जी नेक्स्ट स्लाइड। तो जब तक हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं,
यहाँ पर कुछ अभी प्रेजेंटेशन शायद शो नहीं हो रही है, तो कोई आप कोई प्रश्न है तो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, उसको हम बाद में फिर लेने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल्स की भी बात करेंगे, क्योंकि हमने 10th में जाके एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो मैं इस पर एक जोड़ना चाहती हूँ, एक छोटे से प्रोजेक्ट को जो मैंने एक बार बच्चों को दिया था इससे रिलेटेड। 9th क्लास में दिया कि बहुत सारे ट्रायंगल्स काट लो, उनको इस तरह के ग्राफ पर पेस्ट कर दो और फिर उनके कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो 9th के बच्चों ने एक लंबा सा ग्राफ पेपर लेकर चार्ट पे पेस्ट करके और उस पर बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस के ट्रायंगल उसमें बनाए, ड्रॉ किए या पेस्ट किए, पेपर पेस्ट किए, जो आता है वो ऑरिगेमी पेपर, वो पेस्ट करके फिर उनके कोऑर्डिनेट्स लिखे। 10th में मैंने दिया कि इतना काम तो वो करेंगे ही कि कोऑर्डिनेट्स भी पहचान कर लिखेंगे ताकि उनको अभ्यास हो जाए कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने का। एक काम मैंने उनका बढ़ाया कि बच्चों को बोला आप बहुत सारे ट्रायंगल्स जो लेंगे वो पेयर में लेंगे, जो पेयर लेंगे वो कॉन्ग्रेंट होंगे। तो मतलब एक एक पेयर कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स का ले लें और बहुत सारे ट्रायंगल्स ले लें, 8-10 ले लें और उनको अलग अलग जगह यहाँ पर पेस्ट कर दें। फिर उसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए, कोऑर्डिनेट्स के साथ एरिया भी निकालिए और एरिया निकालने कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद एरिया निकालिए और एरिया के बाद हम बात करेंगे कुछ इन्फ्रेंस की कि आपके इन्फ्रेंसेस क्या क्या निकले हैं, क्या क्या देखा है आपने। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहती थी कि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स जो हैं, कोऑर्डिनेट वहां पे उनकी पोजीशनिंग कोई भी हो, उनका एरिया बराबर होगा, क्योंकि इस बात को हम बार बार नहीं कर पाते हैं। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की हम बात अदरवाइज ज्योमेट्री में करते हैं, 7th में भी ज्योमेट्री में उनको बार बार ध्यान दिलाते हैं कि जिसकी सेगमेंट, जिसके साइड्स बराबर हैं, एंगल्स बराबर हैं, वो कॉन्ग्रेंट है। एरिया वाइज हम एक इन्फ्रेंस तो निकालते हैं, तो लेकिन वैसे वर्सा नहीं है कि एरिया बराबर है तो कॉन्ग्रेंट होंगे, लेकिन अगर वो कॉन्ग्रेंट है तो एरिया बराबर होगा। मैं इस पर ध्यान उनका दिलाना चाहती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दोनों क्लासेस ने बहुत इंटरेस्ट लेके ये काम किया और इस इन्फ्रेंस तक वो चर्चा में पहुंचे, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बात हमने कोऑर्डिनेट में सारी उठाई है, जहां से हम इनिशिएट करते हैं किसी टॉपिक या सब टॉपिक को। आगे चलते हैं। अब मैं वापस फिर से मेंसुरेशन की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल मेरा मेंसुरेशन का है। पहला ज्योमेट्री का था, दूसरा कोऑर्डिनेट से था और तीसरा मेंसुरेशन में हम बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ पेरीमीटर से जब स्टार्ट करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि हम जब शुरुआत करते हैं पेरीमीटर की हमारे साथ, जब बच्चे 6th में आके जुड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? पहले उनसे कोई एग्जाम्पल उन्हें देते हैं या लेते हैं कि पेरीमीटर निकालने की जरूरत पड़े, या पेरीमीटर पहली बार में बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ भी जो आप शुरुआत में करते हैं वो अपने चैट बॉक्स में लिखें। तो उमा शंकर जी, आपने आंसर्स देखने हैं। जी मैडम। मीनाक्षी मल्हारी मैडम कह रही हैं फेंसिंग ऑफ फील्ड। पूनम कटियाल मैडम ने कहा है बाउंड्री वॉल। ठीक है, और आ रहे हैं अभी आंसर्स आ रहे हैं। जी
अर्चना मलिक मैडम का कहना है कि आस्क स्टूडेंट टू फिक्स द लेस अराउंड एनी रेक्टेंगुलर शेप ऑब्जेक्ट। बिल्कुल कर सकते पूनम हैं। पूनम अरोड़ा मैडम कह रही हैं आई टेक एन एग्जांपल ऑफ क्लासरूम। और अशोक तिवारी सर का कहना है कि आउटर बाउंड्री। बाउंड्री तो कहने का मतलब ये था, हम बाउंड्री की तरफ उनका ध्यान ले जाते हैं, फिर हम कहते हैं इस बाउंड्री को मेजर करना है। और एक और मैडम है मनुश्री जी, उनका कहना है वॉकिंग अराउंड ऑन द बाउंड्री ऑफ शेप। ठीक है जी, बिल्कुल बात बाउंड्री से ही कनेक्ट कर रहे हैं हम पेरीमीटर को। अब हम बच्चों से अगर ये कहें कि हमें बाउंड्री की लेंथ जाननी है कि कुल बाउंड्री की लेंथ क्या है, तो हम इसका मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पेरीमीटर की तरफ। तो हमने बच्चों को छोड़ दिया, चलिए मेजरमेंट दे दिए या उन्हें कोई चीज मेजर करने को बोल दी, वो बहुत ही अच्छा रहेगा, एक्सपीरियंस करने दो उनको, मेजरमेंट करना आए, थोड़ा सा अभ्यास करें मेजरमेंट का, उन्हें ये भी बहुत जरूरी है। तो हम उन्हें कुछ चीजें दे सकते हैं मेजर करने के लिए, किताब दे सकते हैं, डेस्क दे सकते हैं, क्लासरूम में जो चीजें कहीं मेजर करो जो रेक्टेंगुलर शेप में हैं, और उन्हें कहें इसकी बाउंड्री की अब हमें लेंथ चाहिए कि कुल लेंथ इसकी क्या है। तो बच्चे अपनी मेजरिंग टेप, फुट टेप किसी के साथ वो नाप नाप के चारों साइड्स करना शुरू कर सकते हैं। मैं जानना चाहती हूं अब अपने साथियों से, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे को जब बाउंड्री पूछी जाती है तो वो क्या करते हैं, या आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या रहेगी कि वो नाप नाप के चारों साइड्स बताएंगे, क्या करेंगे? क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? बाकी पेरीमीटर वाले में अल्पना मैडम ने बोला है टेक एग्जांपल ऑफ बुक। अब पूनम कटियाल मैडम कह रही हैं अभी आपका जो क्वेश्चन है कि एडिंग ऑल लेंथ्स इज आल्सो पेरीमीटर। जी, और क्या करते हैं, करने को कहेंगे बच्चों को आप कि सारी लेंथ निकालनी है, इसकी पूरी लेंथ निकालनी है, तो और क्या आप देखेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं? मीनाक्षी मल्हारी मैडम का कहना है कि हम कोई एक वी में यूज अ थ्रेड टू मेजर से द एंटायर बाउंड्री ऑफ द बुक एंड द मेजर दैट लेंथ। एक धागा ले लिया, धागे को चारों तरफ उसके घुमा दिया बुक के और उसकी लेंथ को मेजर कर लिया, सो दैट इज इट्स बाउंड्री और द मतलब मेनली ये है कि ये एक्सपीरियंस ही अभी तक सामने आया है कि वो चारों को किसी ना किसी तरीके से मेजर करके जोड़ेंगे चारों साइड्स को और हम बताएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए। अब उनको अलग अलग चीजें देते रहिए और धीरे धीरे फिर एब्स्ट्रैक्ट की तरफ आए, तो ब्लैक बोर्ड पर भी चित्र बनाए जा सकते हैं रेक्टेंगल्स के, जिसके मेजरमेंट्स लिखे हों ऑलरेडी, और फिर बोला जाए कि चलिए आप सारी बाउंड्री बताइए, या जो भी किनारे किनारे जोड़ें तो क्या आएगा। पेरीमीटर कहते हैं वो, मैं डेफिनेशंस पे ज्यादा नहीं जा रही हूँ, हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे पेरीमीटर कहते हैं। बात उसकी नहीं है, बात है समझने की। अब तो उन्होंने चारों साइड्स जोड़ के हमें बताया। अब हम आगे बढ़े उनके साथ कि ये तब कब तक करते रहें कि वो चारों चीज जोड़ जोड़ के बताते रहें। क्या हमें अब उन्हें फार्मूला देने का वक्त आ गया है कि 2 into L+B बता दें और फिर उन्हें अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दें, या और कुछ बीच में करें? कुछ और भी कुछ रिस्पॉन्सेज आए हैं मैडम इसमें। आप किसी को चाहते हैं एक आध का लेना तो वो बोलकर भी बता सकते, एक आध ले लेते हैं। हाँ, अल्पना मैडम का बोलना है कि वी कैन से मेजर ऑफ ऑल साइड्स एंड फाइंड द रिलेशन ऑफ अपोजिट साइड्स।
बैटिंग की और तापसा वर्मा मैडम है, उनका कहना है कि स्टूडेंट्स मेजर ऑल 4 लेंथ्स and then add but when circle comes they rethink. एक मनुषी मैडम है, उनका कहना है कि we can break the shape at one point and imagine like we are stretching it on a scale straight, then further ask them to use thread to measure. हाँ ठीक है, ये है। मैं हूँ ये वाली एक्सरसाइज कब तक करनी चाहिए? फार्मूला तक पहुंचने से पहले क्या कुछ बीच में और भी हम कर सकते हैं, या सीधा उन्हें फार्मूला दे दें? अब ये कुछ नहीं, हमारे पास कैलकुलेट करो, 2 × L + B होता है पेरीमीटर। अर्चना मैडम का कहना है कि इसमें हम स्टूडेंट्स ऐड द लेंथ एंड ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा ठीक है। पूनम कटियाल मैडम का जी, पूनम कटियाल मैडम कह रही है मेजरिंग द लेंथ फ्रॉम स्टार्टिंग एंड रीचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। मैं भी को बात करता हूं तो इसकी बात करता हूं। और इसमें जो हमारे संजय जी हैं, उनका कहना है कि लेट देम कंक्लूड, उनको अपने आप ही। जबकि एक गजल चावला मैडम है, उनका कहना है कि वी कैन गिव अदर शेप्स फर्स्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर। राइट। संजय कुमार जी का कहना है आस्क देम टू जनरलाइज। अब दिव्या ने भी एक बात बीच में ऐड की है, दिव्या सिंह ने भी। जी, और जी, जी। बात को मैं दिव्या की बात को मिलाकर बोलती हूँ। दिव्या ने कहा है उन्हें पैटर्न ऑब्जर्व करने दो, राइट? यस। पैटर्न देखने दो, पैटर्न बन रहा है। वो नापते नापते क्या नहीं जान पाएंगे कि आमने सामने वाले बराबर हैं लेंस, और जो विड्थ है वो बराबर है? वो धीरे देख लेंगे 2-4 बार में। कोई 2 में देखेगा, कोई 4 में देखेगा, कोई 5 में देखेगा। इसी को कहते हैं लर्न एट देयर पेस। अपनी स्पीड से उन्हें लर्न करने दो। तो जब जब वो देखें उस पैटर्न को, बच्चे स्मार्ट हैं, बच्चे अपने आप बताना शुरू कर देंगे कि लेंथ बराबर है, मैंने इसे डबल कर दिया, विड्थ भी बराबर है, मैंने इसे डबल कर दिया। और मैं ऐसा समझती हूँ जो मेरे सामने एक्सपीरियंस में आए ना उत्तर ऐसा करते हुए, वो 2L + 2B तक आए थे। उसके बाद वो आगे नहीं बढ़े थे और मैंने उन्हें वहीं छोड़ दिया था। मैं क्या, करिए, निकालिए पेरीमीटर, ऐसे ही बढ़िया है, क्या फर्क पड़ता है 2L + 2B कर रहे हैं तो। मतलब 2 लंबाई 2 चौड़ाई जोड़ना है। इतने तक बच्चे अपने आप कंक्लूड कर गए थे, अपने आप। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया था। तो यही है। अब अगर मैं उनको फार्मूला दे देती हूं तो मैं पूछना चाहूंगी आपसे, पिछली स्लाइड पे एक बार देख लेते हैं सर। तो मैं पूछना चाहूंगी अपने साथियों से कि अगर मैं उन्हें वहीं पर फार्मूला दे देती हूँ तो मैं उन्हें सिखा रही हूँ या मैं उनके सीखने में सहायक हूँ? लिखिए जरा चैट बॉक्स में। अगर मैं उसी स्टेज पर या शुरुआत में ही उन्हें फार्मूला दे देती हूँ सोच के, अरे ये तो बहुत आसान है, छोटा सा फार्मूला है, बच्चे याद कर लेंगे और अभ्यास कर लेंगे, मैं जब उन्हें प्रश्न दूंगी, तो क्या लगता है? हाँ, अभी रिस्पांस जो आ रहे हैं मैडम, उसमें ये है कि तापसा मैडम का कहना है कि जस्ट टेलिंग टू मेमोराइज, और अशोक तिवारी सर का कहना है कि वी विल हैव टू बिगिन फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल। अर्चना मलिक जी कह रही हैं कि सिखा रहे हो, और संजय कुमार जी का कहना है कि सिखाना हो जाएगा। जसपाल कौर मैडम का कहना है आई एम बीइंग द बॉस। राइट। जबकि संजीव तायल जी कह रहे हैं नो कॉन्फिडेंस। और तापसा वर्मा अगेन सी इज सेइंग दैट नीदर फैसिलिटेटिंग नॉर टीचिंग। राइट। और विनोद बालाजी कह रही हैं लेट देम कंक्लूड बाय देमसेल्व्स। यस। तो थोड़ा समय और देंगे तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है, बात पक्की हो जाएगी।
तो वो पक्की करने के लिए थोड़ा सा समय और देंगे, तो हमें बार बार उनको, जो हम बाद में कहते हैं ना, दोहराई करा दो, याद कर लो, फार्मूला याद कर लो, भूल कैसे गए, भूलने वाली कोई बात ही नहीं है ना, याद करने वाली बात है ना भूलने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो समझ आ गया तो कहीं नहीं जाएगा, अपने साथ रहेगा, समझ आ गया तो अपने साथ रहेगा। तो उनको पहुंच जाने दो, वहीं कंक्लूड कर लेने दो, तो धीरे धीरे कर जाएंगे। अशोक तिवारी सर ने, मैं पढ़ पाई हूँ, जैसे आपने भी बोला है क्वाड्रिलेटरल से शुरू करें। मैंने जानबूझ के रेक्टेंगल इसलिए लिया कि क्वाड्रिलेटरल में तो तरीका ही एक है कि चारों साइड्स जोड़ो और पेरीमीटर निकाल दो। तो मैं वहां से इनिशिएट इसलिए नहीं की, क्योंकि इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर क्यों लिया, क्योंकि इसमें फार्मूला आता है। तो मैं फार्मूले तक पहुंचाने के लिए कहाँ से शुरुआत करूं, रेक्टेंगल को लिया है मैंने, सारी फिगर्स नहीं ली हैं। शुरुआत के लिए मैंने एक एग्जाम्पल उठाया है। तो आई होप अशोक जी ठीक कह रहे हैं, और मैं भी समझ पा रही हूँ। बहुत सारी चीजें बीच में आएंगी, वो हम जानते हैं वो सारी। मेरी बात इतनी ही थी कि हम उनके सीखने में किस प्रकार से सहायक हो सके, ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके, सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया, ट्रायंगल नहीं लिया, क्वाड्रिलेटरल नहीं लिया, कोई और इरेगुलर फिगर भी कोई नहीं ली, एक एग्जाम्पल रेक्टेंगल का लिया। बाकी ये चीजें सब पर अप्लाई हो ही जाएंगी। हमारे थोड़े से समझने की बात है कि हम थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए बच्चों को सीख लेने दें, बस इतना सा। एक इम्पॉर्टेंट बात जो बोल रही हैं रोशन जहान मैडम, कि फॉर्मूले की जरूरत ही क्यों है, बच्चों को ऐड करके करने दो। शुरू में ऐसे ही करने दो, बाद में अपने आप पहुंच जाएंगे, वहां मंजिल है वो, अपने आप पहुंच जाएंगे। सीढ़ी शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ऊपर पहुंच ही जाएंगे जी। और एक मीनाक्षी मल्हारी मैडम कह रही हैं कि लर्निंग विल बी परमानेंट व्हेन दे कंक्लूड और डिराइव द फॉर्मूला देमसेल्व्स। यस, दैट्स ट्रू। तो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम एरिया का एक एग्जांपल उठा रहे हैं, वो भी रेक्टेंगल के साथ ही जी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। अब हम जैसे कि चित्र में मैंने पहले ही बताया है कि रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं, फार्मूला बहुत इजी है, L इंटू बी करना है रेक्टेंगल के लिए। और बहुत सारी क्लासेस में तो पहली बार में जाते ही बता देते होंगे कुछ हमारे साथी, L इंटू बी होता है, बहुत आसान है, कर लीजिए और आपका उत्तर आ जाएगा एरिया। ना एरिया की कोई समझ बनी, ना एरिया कैसे होता है इस पे बातचीत हुई, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस पे कोई बात नहीं हुई। तो मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पर हम किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल चैट बॉक्स में लिख के बताएं प्लीज, या किसी प्रकार एक आध उमा शंकर जी कोई बोल के भी बताना चाहे तो एक आध उत्तर ले लेंगे जी। अगर कोई साथी हमारे अगर बोल के बताना चाहे, हाँ, अगर उन्हें लग रहा है मुझे लंबा लिखना है तो वो बोल सकते हैं। हाँ, सो यू कैन रेज योर हैंड्स। तब तक मैं बता दूं, ये गजल चावला जी हैं, कह रही हैं चिल्ड्रन सिटिंग इन रोज। अर्चना मलिक जी का कहना है आस्क स्टूडेंट टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस यूज्ड टू कवर द बिग स्क्वायर। और वही पूनम अरोड़ा जी का कहना है कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पेपर वी कैन स्टार्ट। जबकि शैलेंद्र शर्मा जी का कहना है कि चेस बोर्ड। और संतोष हसीजा मैडम का कहना है कि प्लेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन टेबल। और माधवी मैडम का कहना है कि रियल लाइफ एग्जांपल। शैलेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं चेस बोर्ड का, वही बोर्ड है और बोर्ड बोला उन्होंने। पूनम कटियाल मैडम का कहना है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दिस ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक, बढ़िया बढ़िया, सब लोग सिंगल मुझे अच्छा लग रहा है। प्रीति सिंगल मैडम का जी, सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सबसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीति सिंगल मैडम का कहना है कि लूडो एंड चेस बोर्ड। जबकि विनोद माला जी कुछ कहना चाह रही हैं, तो विनोद बाला मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज और बोलें अपनी बात। उनका आंसर देते हैं, ठीक है।
एक आंसर ले लेते हैं। जबकि ये माधवी मैडम का कहना है कि कारपेट में कितना क्लोथ चाहिए, इसकी जानकारी हम उनसे निकलवा सकते हैं, कह सकते हैं। और अशोक तिवारी सर का कहना है कि फॉर्मूला शुड बी एन ऑप्शन आफ्टर इट्स जनरलाइजेशन। मैडम विनोद बालाजी, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, आई ट्राई टू अनम्यूट हर्षल। मैडम आप अपने तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज। विनोद बाला मैडम प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए अगर आवाज सुन पा रहे हैं तो। संजय कुमार जी का कहना है डायलॉगिंग के थ्रू कर सकते हैं हम जी। विनोद बाला जी, यस हाँ जी। मुझे हमेशा से ये लगता है कि बच्चे जो हैं वो खुद से करके देखें, और ग्राफ पेपर जो है उसके ऊपर बहुत सारी डिफरेंट रेक्टेंगल्स, डिफरेंट फिगर्स बनाएं और उनको यूनिट का आइडिया दिया जाए। अभी जैसे पिछले दिनों ऑडियो का एक हमारे डिस्ट्रिक्ट में, क्या और भी स्कूल्स में गया होगा, मैंने मैथ्स एमटी पे भी डाली थी, उसका फीडबैक ये बहुत बढ़िया रहा जो अभी सुनीला मैडम करा रही हैं इसका, कि वो ग्राफ के ऊपर खुद से बनाते थे, खुद से कंक्लूड करते थे और वो देख पाए और फार्मूला भी जर्नलाइज कर पाए। तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्राफ पेपर के ऊपर करने का। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू विनोद मैडम। हाँ जी, जी सर। हाँ, अब शैलेंद्र शर्मा जी का कहना है कि फ्लोर टाइल ग्रिड भी, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है सर। और कंटिन्यू संजय कुमार जी का कहना है कि उनके साथ कंटिन्यूअस डिस्कशन करने से भी लाभ होगा। जी जबकि बिल्कुल। रोशन जहान मैडम का कहना है कि अब हमारे क्लासरूम की फ्लोर को भी दिखाया जा सकता है। राइट, तो मैं यहाँ मैं बताती हूँ मैं किस तरह से करती थी क्लास में। मैंने एक दिन उनको बोला चलो अपने कमरे की जरा डायमेंशंस अब नाप सकते हो, अब तो बहुत आगे बढ़ गए हो, जरा नापो। तो नापा उन्होंने। उसके बाद मैंने कहा चलो अब यहाँ पर फर्श पर देखो, इस फर्श को नापो पूरे को। तो वो सोचने लग गए फर्श को कैसे नापे, टेप से फुट्टे से लंबाइयां तो नाप ली। मैंने कहा कोई कैसे नापोगे, सोचो। सोचते रहे सोचते, एक दिन दे दिया पूरा। मैं कल बताना, सोचना सोचना इस फर्श को कैसे नाप सकते हैं। जैसे कि अभी शैलेंद्र सर ने भी बोला है और मैं संजय सर की भी बात को मिलाकर बोल रही हूँ, डायलॉग करना, चर्चा करना, और फर्श और टाइल की तरफ है। मेरा ध्यान था टाइल्स की तरफ। उससे पहले जब प्लेन फर्श होते थे, टाइल्स नहीं थी जब, तो तब भी ऐसे कमरों में मैंने उनका ध्यान दिलाया। तो टाइल तब लगे हुए नहीं थे, जहां नहीं लगे हुए थे वहां पर अगले दिन जब चर्चा चली तो उत्तर तो मेरे ख्याल हार्डली किसी बच्चे ने सही सही उत्तर तो नहीं मुझे मिला। पर जैसे ही मैंने ध्यान दिलाया कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा कमरा बड़ा है या हॉल बड़ा है स्कूल का? हॉल बड़ा है। किसका फर्श बड़ा है? इसका बड़ा है, उसका बड़ा है जी, उसका। कैसे जानते हो? लंबाई चौड़ाई से बताया उन्होंने फिर से। मैंने कहा कितना बड़ा है कैसे बताओगे? तब उनका दिमाग में थोड़ी सी बत्ती कहीं जली, तो बोले जी ऐसा करेंगे, एक कोई चीज उन्होंने बताई इशारा करके, वो रेक्टेंगुलर थी एक्चुअली, पहले जो आया उत्तर कि रेक्टेंगुलर थी, और वो उन्होंने गत्ते का कोई टुकड़ा बताया जी, इससे नाप नाप लेंगे कितने गत्ते उसके हैं, कितने गत्ते इसके फर्श के हैं। तो वो उतना, ये इतना, मेरा काम बन गया इतने से। तो मैंने ध्यान फिर उनका दिलाया। मैंने कहा भाई ये गत्ते की लंबाई चौड़ाई अगर बराबर कर दें तो क्या फर्क आएगा? तो थोड़ा सा उनको आइडिया आया। तो बोले हाँ, जो स्क्वायर टाइल्स होती हैं उससे भी हम नाप सकते हैं। तो धीरे धीरे वो वहां पर पहुंचे, और फिर मैंने वो पूरी जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट में करते हैं ग्राफ पेपर लेकर या कोई भी चीज, उसकी तरफ, और फिर यूनिट स्क्वायर, पहले स्क्वायर्स गिनवाए और वहीं पर फिर बताया यूनिट स्क्वायर। हमने उत्तर पूछा कि कितने वर्ग हैं एक लाइन में, हम बार बार ये पूछ रहे थे उनसे कितने वर्ग हो गए एक लाइन में, तो वो वर्गों में उत्तर दे रहे थे, इतने वर्ग एक लाइन में, इतने दो में, इस तरह करते करते तो कितने वर्ग क्षेत्रफल हो गया इसका। तो हमने ऐसे बात करनी शुरू कर दी। तो बोले जी इतने वर्ग क्षेत्रफल हो गया। तो मैंने कहा अगर हमें ये पता चल जाए कि इसकी इस जिससे हमने नापा है उसे ही हम यूनिट मान लें, उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दें,
तो उसको यूनिट स्क्वायर हम बोल सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे उनको एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ हम लाए और उसको फर्श को या किसी भी रेक्टेंगुलर चीज को पहले नापना सिखाया। और उसके बाद तो फिर हम इरेगुलर फिगर्स की तरफ धीरे धीरे बढ़ ही सकते हैं। स्टार्ट यहां से किया। नेक्स्ट जी, इसी में जसपाल कौर मैडम का कहना ये है कि जैसे इन्होंने बहुत सारी बातें बताई कि फर्स्ट स्टेप विल बी टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें बच्चों की समझ एक डेवलप हो पाए कि एरिया क्या हुआ और पेरीमीटर। राइट, बिल्कुल। जब हम उन्हें ये एक्सपीरियंस देंगे, ये अनुभव देंगे कि बाउंड्री को नापा या फिर फर्श को नापा तो क्या आ रहा है, बाउंड्री नाप रहे हैं तो क्या आ रहा है। और जब वर्ड प्रॉब्लम जब करने लगते हैं ना बच्चे, तो जो गलतियां वो करते हैं समझने में कि क्या निकालना है, उनको नहीं समझ आता, वो यहाँ से वो क्लैरिटी उनको मिलेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है इससे थोड़ी उनकी क्लैरिटी बढ़ी थी जब मैं कराया करती थी। अब मैं एक जंप ले रही हूँ सीधा मेंसुरेशन में और आगे, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम पर आ रही हूँ। मैंने ये फिगर भी इंटेंशनली चुना है स्टैंडर्ड के लिए। और अब क्यूबॉइड की बात करें कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना हो, बड़ा छोटा सा सिंपल सा फार्मूला है LBH। तो अगर हम सीधा सीधा फार्मूला देते हैं तो फिर वही बात आ जाती है, हम सिखा रहे हैं, सीखने में सहायक नहीं बन रहे, फैसिलिटेट नहीं कर रहे, और सही अप्रोच और साथ साथ सही प्रश्न पूछते रहना बहुत मदद करता है। ये बात हमारे ध्यान में हमेशा बनी ही रहे। कुछ चीजें हैं जो हमें साथ साथ करनी होती हैं, सही उदाहरण रियल लाइफ से, सही प्रश्न पूछना, सही अप्रोच के साथ सही दिशा में ले जाते हुए जहां हमें उन्हें ले जाना है, और नजरिया हमारा वही बना रहे को लर्नर का, हम सहायक हों और उनके एक्सपीरियंसेस से भी हम सीख रहे हैं, हमें भी एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो क्या कह रहे हैं, किसी चीज को कैसे समझ पा रहे हैं, वो भी हमारे लिए एक एक्सपीरियंस बनता है और वो हमारी लर्निंग होती है। तो अब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। तो जिस तरह अब आप इसको जोड़ सकते हैं कि हमने जिस तरह एक टाइल या इस तरह की चीज की मदद से एरिया की बात की, तो क्या हम ऐसी ही कुछ बात बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वॉल्यूम को लेके कर पाएंगे? इसके अंदर कितना भर सकते हैं? अगर मैं ये बात शुरुआत करती हूँ कि मैं कोई उन्हें कंटेनर ऐसा दिखाऊं, क्यूबॉइडल कंटेनर, कि बताओ बच्चों इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितनी चीज आ सकती है, क्या एक्सपेक्ट करूं मैं उत्तर? बच्चे क्या उत्तर देंगे ये बताइए। सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना उत्तर अपने चैट बॉक्स में लिख दें प्लीज। और जो कोई वैसे भी बोलना चाहता है तो मैन्युअली भी अपना इसमें हैंड रेज कर सकते हैं अपने जो डिजिटल मीडियम से। यहाँ जसपाल कौर मैम का कहना है कि हियर अगेन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जी हो सकता है। और रोशन जहान मैडम का कहना है कि डायलॉग्स वी में गिव द आइडिया ऑफ वॉल्यूम। तो अभी हमने ये नहीं कहा कि वॉल्यूम नहीं शब्द बोला, अभी हमने बोला इस कंटेनर में कितनी चीज भरी जा सकती है, आप कैसे जानेंगे? तो क्या बच्चों का जो पहला उत्तर होगा भर कितनी सकते हैं, कितनी, वो इसके लिए गजल चावला मैम का कहना है कि हाउ मेनी क्रेट्स कैन बी केप्ट इन 2 रूम्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ओके, नहीं मैंने सॉलिड बच्चों के सामने एक कंटेनर रखी दिया है। अच्छा, मेरे पास एक क्यूबॉइड है ओपन, एक अपर एंड ओपन, और उनसे पूछा कि इसमें मुझे कुछ भरना है, इसमें कितनी आएगी कोई चीज, इसकी कैपेसिटी मैं कैसे जानूं? तो बच्चों के उत्तर क्या आ सकते हैं?
रोशन जहान मैडम कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज और अपनी बात रखें। नमस्कार सभी को, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी मैम बोलिए। मैम, हम बच्चों को सबसे पहले तो जो उनकी बच्चों की खुद की वाटर बॉटल्स वहाँ होती है डिफरेंट डिफरेंट साइज की, उन्हीं को हम ले सकते हैं कि इस किस में पानी कम है और किस में ज्यादा है। उसके अलावा फिर वहाँ लंच बॉक्स होते हैं उनके रखे हुए, तो उनसे पूछ सकते हैं किस में कम और किस में ज्यादा। और उससे इसी तरह से थ्रू डायलॉग्स हम उनको ये आइडिया दे सकते हैं कि इसके अंदर जो चीजें हम कम ज्यादा कर रहे हैं कि इसके मेजरमेंट पे डिपेंड करती हैं और वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो नेचुरली हम सबसे पहले जब हम उनको आइडिया देते हैं वॉल्यूम का, तो हम गनाब का ही यानी क्यूबॉइड का ही उपयोग करते हैं। और जैसे हमने एक उसमें बनाया था एक स्क्वायर पीस, तो हम उनको कह सकते हैं कि सपोज स्क्वायर हमारे पास अगर छोटा पीस है, सपोज जैसे लूडो का पास साइज स्क्वायर है, तो अगर हम उससे मेजर करें तो छोटे बॉक्स में कितने क्यूब आ सकते हैं, उसमें कितने क्यूब आ सकते हैं। इस तरह से ग्रेजुअली थ्रू डायलॉग्स और थ्रू लाइव एग्जांपल्स वी मे अप्रोच टुवर्ड्स वॉल्यूम एंड मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम आल्सो। ठीक है, थैंक यू मैम। मेरे पास बच्चों के उत्तर नहीं आए या आए तो थोड़े वेग से थे। मैंने फिर उन्हें कुछ एलाबोरेट करने के लिए एग्जांपल दिया। चलो बताओ, अंदाजा ही लगाओ, मुझे रेत भरनी है, इसमें कितनी रेत आ जाएगी? तो वो फिर कुछ धीरे धीरे कुछ लीटर, कोई ग्राम्स में कुछ कुछ बात करने लगे। मैंने कहा ठीक है, अनुमान लगाया है आपने, बढ़िया। अब मैंने कहा अगर इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी जाननी हो कि इसमें कितनी चीज आ सकती है, हमने फर्श नापा है, तो हम इसकी एग्जैक्ट कैपेसिटी भी नाप सकते हैं क्या? अब नापने की बात आ रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करा सकते हैं बच्चों को या डेमो दे सकते हैं। मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड 1 सेंटीमीटर क्यूब्स थे जिनको मैंने भरना शुरू किया उस क्यूबॉइड में, जो डब्बा था मेरे पास छोटा सा, उसको भरना शुरू किया और बताया इसमें इतने क्यूब्स आ गए हैं, तो इसकी कैपेसिटी मेरे हिसाब से इतने क्यूब है। वो मैं धीरे धीरे यूनिट की बात भी करूंगी। तो अभी मैंने क्यूब्स बोला, अभी बच्चों को तो नहीं पता वो सेंटीमीटर वाला क्यूब है या क्या है, सिर्फ क्यूब कहा है। तो मैंने उस क्यूबॉइड में छोटे छोटे क्यूब भरने शुरू किए और इसकी चर्चा की। हम कर सकते हैं कि बच्चों को अलग अलग साइजेस के कुछ क्यूबॉइड ग्रुप में दे दें 5-7, और फिर उनको कुछ क्यूब्स दे दें और उनको पूछें भर भर के बताओ कितने क्यूब्स आते हैं, उतनी इसकी कैपेसिटी, क्योंकि उससे वो फुल भर जाता है। रेत से भी फुल भर जाता है तो कैपेसिटी जान सकते हैं। गीली चीज मैं उसके क्यूब के अंदर नहीं डाल रही हूँ कि कितने लीटर या मिलीलीटर उसमें आ रहा है, तो ड्राई चीजें कोशिश कर रही हूँ, दाल हो सकती है, रेत हो सकती है, कुछ इस प्रकार से। चलो इतना आया, लेकिन कितना कितना कैसे जानेंगे कितना आया? तो मैंने उनको क्यूब्स में कहा। क्यूब मेजरेबल हैं, नंबर से भी डायमेंशन से भी, तो वो एक मेजरेबल चीज है। अब नंबर पूछा कितने क्यूब्स आए, तो बच्चों ने बताया इतने क्यूब्स इसमें आए। तो अब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। अब भर दिए, फिर मैंने उन्हें कहा अपने डब्बे खाली कर दो, सिर्फ बेस में लगाइए कितने क्यूब्स आ रहे हैं और कितनी लाइनें आ रही हैं। अब उनको बड़ा मजा आया ये देख के कि भाई सब लाइनों में बराबर बराबर आ रहे हैं। पहले एक लाइन बिछा दी नीचे क्यूब्स की, गिन लिया, फिर दूसरी लाइन बिछाई, 2 लाइनें हो गई, कितने हो गए, 3 हो गई, कितने हो गए। इस प्रकार से धीरे धीरे हम पहुंचे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पर, और बाकी चीजों के वॉल्यूम पर हमने चर्चा की। कर सकते हैं हम इस प्रकार से, बाकी जो शेप्स हैं उसकी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांजिशन होता है जिनकी सरफेस प्लेन नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम सिलेंडर पर जाएंगे, सिलेंडर की बात कर लेंगे तो कोन पर, कोन से स्फीयर पर। तो मैंने एक एग्जांपल
सिलेंडर का लिया। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें कैसे क्यूब्स भर के बच्चे बताएंगे कितना, या मैंने वहां पर मान लीजिए जो शुरुआत की थी क्यूब से गिनने की, और धीरे धीरे हम उस फार्मूले पर भी पहुंचे कि बेस में इतने और हाइट में इतनी लाइनें लग गई थी और हाइट से गिनते हैं, यहाँ तक तो हमने पहुंचाना ही है ना डेवलप करके बच्चे को। अब वो जान गया कि L इंटू बी इंटू एच कैसे होता है, मान लीजिए वहां तक हमने उसे पहुंचा दिया है धीरे धीरे डेवलप करके, ठीक है। अब वो तो वो जान गया। इस फिगर के साथ कैसे करेंगे, वहां से यहां ट्रांजिशन कैसे होगा, इसका उत्तर चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज, कि क्यूबॉइड इत्यादि या क्यूब या क्यूबॉइड के वॉल्यूम से सिलेंडर में हम किस प्रकार से ट्रांजिशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि क्या सीधा वो एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट पे बच्चा आ जाएगा सीधा सीधा अपने आप, बिना सहायता किए? सहायता चाहिए। दिव्या सिंह मैडम का कहना है कि रेक्टेंगल कैन बी फॉर्म्ड इनटू कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, जबकि विनोद माला मैडम का कहना है कि वी कैन इनिशिएट डिस्कशन बाय आस्किंग व्हिच कंटेनर विल होल्ड मोर वाटर इन किचन, कटोरी, ग्लास या पतीला। और गजल चावला मैडम का कहना है कि नो बट वी कैन टेक। वो कंपैरिजन के लिए तो विनोद मैम ठीक है कि किसमें कितना आएगा, ज्यादा कम हम देख सकते हैं, पर कितना मेजर किए बगैर हम कितना कैसे बता पाएंगे? ज्यादा कम बता सकते हैं, कितना ज्यादा उसको नापना पड़ेगा ना, इसी में प्रॉपर इसी में नापना पड़ेगा ना, इसकी कैपेसिटी कितनी है, कैसे समझेंगे बच्चे, कैसे समझेंगे इसको? तो इसके लिए हमें फिर से क्यूबॉइड से इसको फिर से जोड़कर देखना पड़ेगा। क्यूबॉइड में जब हम लाइनें लगा रहे थे और हम पहुंचे थे बेस इनटू हाइट पे, क्या हम उसको इससे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं बेस इनटू हाइट पे? धीरे धीरे जोड़ा जा सकता है, देखिए कैसे। नेक्स्ट स्लाइड। मैं अब प्रश्नों के उत्तर यहाँ नहीं दूंगी, ये ट्रांजिशन कैसे हो रहा है ये आपके सोचने के लिए छोड़ूंगी। नेक्स्ट स्लाइड उमाशंकर सर। देख पा रहे हैं? यस। तो मैं यहाँ पर न प्रश्न इसका ले रही हूँ, मुझे लग रहा है सबको यहाँ तक पहुंचने का एक रास्ता मिल पा रहा है बच्चों के साथ आगे बढ़ने का। तो हम धीरे धीरे बेस इनटू हाइट पर कैसे पहुंच सकते हैं, इसकी बात क्यूबॉइड से जोड़ते हुए की जा सकती है। इनफैक्ट कोई भी प्रिज्म हो, बेस उसका कोई भी हो, बेस इनटू हाइट ही होता है, ऐसी बात धीरे धीरे बच्चे समझ अपने से समझ जाएंगे। जब उन्हें इसका क्यूबॉइड से सिलेंडर का ट्रांजिशन अगर नजर आ गया तो फिर बाकी सब सरल हो जाएगा धीरे धीरे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हमने वो जो स्लाइसेस थे वो थिन से थिन करते गए, और इसको हम क्लास में पेपर के जो एक ही साइज के वृत्ताकार टुकड़े रख के एक बंडल बना के भी दिखा सकते हैं कि किस तरह बेस इनटू हाइट होता है, या आपके जो भी तरीके हों, ट्रांजिशन कैसे हो रहा है क्यूबॉइड से यहाँ पर, वो हम देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट। बस, तो मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी सो पेशेंटली, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लगातार, और मेरी बातों के जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच।
थैंक यू। अब हमारे साथ अभी प्रश्न अभी हम नहीं ले पाएंगे, आई एम वेरी सॉरी बिकॉज वी आर टाइम काफी हो गया यस है। यस यस। अभी हमारे साथ अजय चौबे सर भी जुड़े हुए हैं, तो मैं जी रिक्वेस्ट करूंगा कि चौबे नमस्ते। सर को कि सर प्लीज अपनी बात रखें। आज का जो सेशन रहा आपको कैसा लगा, प्लीज अपनी बात रखिए सर। अजय चौबे सर। हेलो। जी सर जी। हाँ जी, नमस्कार सबको। सर नमस्कार। सुनीला मैम के साथ हमारा पुराना मतलब संबंध है, हम लोग साथ काम किया है। जी तो मैं पता है अब मैंने ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं आना पड़ा मेरे को। क्योंकि आपने देखा है कि मैंने अपने आप को दूर कर लिया है। जो देश दुनिया में मैथमेटिक्स पे काम हो रहा है उसमें मैं साथ नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे को मैथमेटिक्स आती है और पूरी दुनिया को मैथ्स आ रही है उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। ना लोग मेरी मैथमेटिक्स को समझ पाते हैं और ना लोगों की मैथमेटिक्स मैं समझ पाता हूँ। तो मेरे को कम से कम एक ऐसा डोमेन है, बाकी जगह तो मान लीजिए मैं पार्टिसिपेट कर ही रहा हूँ, बाकी जगह तो एडजस्ट कर पा रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के मामले में मैं थोड़ा सा ठहरा हुआ। और ये आज का मामला नहीं है, क्योंकि मैं उस मैथमेटिक्स की टीचिंग को फुटाइल मानता हूँ जो मैथमेटिशियंस पैदा नहीं कर पा रहा है, जो मैथमेटिकल आइडिया के प्रोजेक्ट को लेके नहीं चल रहा है। स्किल में तो मैं अपने गांव के लोगों को जानता हूँ कि वो इतने स्किलफुल हैं, या जो नॉन मैथमेटिक्स वाले इतना स्किलफुल है कि हम लोग को, मेरे को कई बार कैलकुलेशन की बात आती है तो मैं उसके एल्गोरिथम में उलझ जाता हूँ, लोग उससे पहले कर लेते हैं। तो मुझे तो यही लगा, सुनीला भाटिया जी का प्रेजेंटेशन था और आप लोग कर रहे हो, बढ़िया काम कर रहे हो, ठीक है। और मेरा हमेशा सपोर्ट है, मैं आपके साथ नहीं भी हूँ तो भी सपोर्ट है। हेलो। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक्स फॉर I एनकरेजिंग am वर्ड सर। humbled. I am humbled. I humbly admit. थैंक्स फॉर योर एनकरेजिंग वर्ड सर। Thank अभी हमारे साथ डॉक्टर अनिल तेवतिया सर भी हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अनिल तेवतिया सर से कि प्लीज हमें एनकरेज करें अपने मोटिवेटिंग वर्ड से। जी अजय भाई प्रणाम। नाम भाई जी, क्या हाल है? बस बढ़िया। देखो, हम भी देखें तो तंत्र के बहुत सारे कारज रहते हैं, पर ये सेशन ऐसा होता है कि कम से कम जो अजय भाई एक बात बहुत सही कहते हैं, उससे मैं हमेशा इत्तेफाक उससे मैं भी रखता हूँ कि दरअसल बहुत बार हम कैलकुलेशन को मैथमेटिक्स मान लेते हैं। सबसे बड़ा झंझट ये है, यदि किसी ने कोई गणित जल्दी कर दिया है, इसका बेस्ट एग्जांपल देखने में आता है स्कूल में। ऐसे कुछ भी काम करो, बाद में जो मैथमेटिक्स टीजीटी होता है उसको कहते हैं ऐसा है, इसको रीचेक कर लो, बस सही हो गया। जबकि यार इसका क्या संबंध है बताओ, कैलकुलेशन तो कोई भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जो एक मैथमेटाइजेशन वाला इश्यू है, आज मैं बहुत एक एक वर्ड मैंने बड़ा ध्यान से सुना, तो सुनीला जी ने जो बातें रखी, एक्चुअल में मैथमेटिक्स की क्लास ऐसे होनी चाहिए कि जिसमें बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और सब कुछ हो जाए। अभी क्या चलता है, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात होती है, जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी और आज तक देखो, एक बात हमने कभी नहीं छोड़ी कि बच्चे को पहले 1 मिनट में आते ही मैथमेटिक्स का टीचर ये तय कर देता है कि तेरे में हिम्मत हो तो सीख के दिखा। मैंने तय कर दिया है, कम से कम मेरे होते तो तू नहीं सीख सकता गणित। तो कुछ सवाल कर सकता है, वो अलग बात है, गणित नहीं सीख सकता ना। मैं गणित सीखने के मौके पे तो सुनीला जी थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। और कहीं ना कहीं बीच बीच में ऐसा कुछ मिनटों के लिए तो मैं भूल ही गया, और बिल्कुल ये याद आ गया कि हाँ, चीजें तो ऐसे इमर्ज होनी चाहिए, और यदि ऐसे इमर्ज होंगी तो मुझे लगता है कि बाकी कोई झंझट की जरूरत ही नहीं है। और आपने एक प्लेटफॉर्म चुना है, कम से कम इस पे हम भी चाहे जितने काम हो आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी यादें ताजा हो जाती है और ये लगता है कि आप लोग अभी कुछ चीजों को जिंदा किए हुए हैं। प्लीज कीप इट अप, गोइंग ऑन। और उमा Thank शंकर you जी so का much, sir. Thank विशेष you so much. धन्यवाद
कि वो ये झंडा उठाए हुए हैं और झंडा नीचे रखने को सर आप लोगों के एंकरेजिंग और मोटिवेटिंग वर्ड्स हैं जो कि हमेशा इस चीज को हमें प्रेरित करते रहते हैं, नित नए ये प्रयास करते रहने के। आप ही लोगों से उम्मीद है, सच बताऊं, वरना तो मैथमेटिक्स को सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स के लोगों ने बिगाड़ा है। हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ, बच्चे को नफरत हम मैथमेटिक्स के लोगों ने की है। जो हमारा अहंकार है, बहुत सारी चीजें उसने गड़बड़। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज की हमारी माइक्रो ऑब्जर्वर मिस गुरमीत कुकरेजा मैडम कि प्लीज वो पूरे जो हमारी आज का जो प्रोसेस रहा है उसको थोड़ा सा समराइज करें कि क्या चीजें रही हैं। हेलो, हाँ सर, जी सर जी। मेरे को सुनीला जी के बारे में एक बात कहनी है, एक दो, ठीक है? बिल्कुल 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 सर। और जो पता है, किसी भी प्रोफेशनल के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो होता है आपका क्रिएटिव एक्साइटमेंट और दूसरा कमिटमेंट। ठीक है सर? एक्साइटमेंट तो सब लोग होते हैं, सब एक्साइट होते हैं, लेकिन उसको क्रिएटिव में बदल देना, ये मैंने इनके साथ काम करते हुए देखा है। और कमिटमेंट भी है, तो ये मेरे को भी सीखने को मिला जब मैं इनके साथ काम कर रहा था। तो मैंने देखा कि उम्र के लेवल पे भी आके एक उसी तरह से बिल्कुल एक लगता है कि बिल्कुल एक फ्रेशर मैथमेटिक्स की टीचर के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया है, बिल्कुल अभी नई है। और वो कहीं ना कहीं से सीखने के लिए आपको मतलब करता है कि आप इसे सीखें, है ना। दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, और आप ही नेतृत्व हैं, हम लोग तो अब चाणक्य की भूमिका में आ गए, ठीक है? चंद्रगुप्त आप लोग हैं, आपको देखना है। बहुत पढ़ाने वाले लोग मैथमेटिक्स हैं, क्लासरूम में भी, है ना। कुछ दो चार आप लोग जहाँ भी मेंटी स्कूल में जाते हो, जैसे भी जाते हो, उसमें थोड़ा सा कुछ बच्चों को ऐसे प्रमोट किया जाए। ऐसे एक आध स्थिति है कि स्कूलों में एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया करें आप लोग, जिससे कि मैथमेटिक्स में ओपन एंडेड थिंकिंग, ठीक है? और तब जाके, क्योंकि देखिए जो बहुत सारे लोग, मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान में दिक्कत क्या हुई कि फिजिसिस्ट वालों ने मैथमेटिक्स के करिकुलम लिखे और वहीं उन्होंने ही कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी को मैथमेटिक्स में डाला, ठीक है? अनिल भाई हैं तो जानते हैं, अनिल भाई को पता है उन लोगों के बारे में, मैं नाम नहीं लूँगा। और उनसे अनिल भाई के सामने मेरी मैं मतलब हुआ भी था, फाइट भी हुआ था, जो एक्सरसाइज भी हुआ था, और उनको रियलाइज करना पड़ा कि उनका जो फ्रेमवर्क है वो कितना इम्पैक्ट। सही बिल्कुल। हाँ, हार्डी जी, हार्डी के याद है ना, पटना एससीईआरटी में। ठीक है यार, नाम नहीं लिया करते किसी भी। ठीक है, थोड़ा बच्चों को पता भी लगना चाहिए, इनको भी तो देखिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा ना सर, आपको सही फ्रेम। एक शिक्षक को तो ज्ञान के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये है ना कि ज्ञान ही तो खत्म होते जा रहा है, ज्ञान का हम इतना सरलीकरण कर पा रहे हैं। शायद अटक गया उनका। जी शायद नेटवर्क इशू आ गया है। रिड्यूस करके इसको फैक्ट में हम कर सरफेस और वॉल्यूम में क्या है एक आइडिया की। हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है सर। चलो बढ़िया हो, बात मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा हुआ आप लोगों ने सुना, ठीक है, थैंक यू, अच्छी बात है। आप लोग, इससे सबसे अच्छी बात है कि आप लोग मैथमेटिक्स के बियॉन्ड फील्ड को भी आप लोग जोड़ते हो इसमें, इस ग्रुप में। जी। और इस तरह से आप मतलब एक इंटरडिसिप्लिनरी स्पेस क्रिएट कर रहे हो। दैट्स गुड, कीप इट अप। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरमीत कुकरेजा मैम से, प्लीज विद इन अ मिनट बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ये सारा सेशन रोहित सर देख रहे हैं और रोहित सेशन हैज अनदर मीटिंग नाउ, सो ही हैज टू लीव इट। सो प्लीज गुरमीत मैम विद इन अ 1 मिनट अगर कम हो सके तो प्लीज। यस, है तो 5-6 पेज मेरे पास, लेकिन मैं स्टार्ट यहाँ से करती हूँ। कहा जाता है मदर ऑफ साइंस इज मैथमेटिक्स, उसका तो मुझे इतना मालूम नहीं है, पर सुनीला मैडम हमारी माँ है, ये आज प्रूव हो गया। आज हमारा 16th सेशन था और मैडम को 36 साल हो गए हैं ये टीचिंग एक्सपीरियंस, यानी
और मैथ्स में MATH अगर हम लें तो 4 अल्फाबेट्स है, और 4 का पहाड़ा बहुत खूबसूरत चल रहा है, 4 16 36। और इस पूरे में मैम ने जो है विजुअलाइजेशन का पॉइंट जो बहुत खूबसूरती से दिखाया है हमें, अनंत, इंफिनिटी, ये इसका दिखाया बिना TLM के यूज के। वाओ मैम, एवरी एस्पेक्ट वाज वाओ, द सेशन वाज सो मच इंटरेक्टिव। हमारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत ज्यादा थैंक्स जो इतने एक्टिव थे, उमा शंकर का थैंक्स जो सारी चैट बॉक्स में जितने आ रहे थे पॉइंट सभी को पढ़ रहे थे, और मैम आपका नोडिंग, स्माइलिंग, स्पीकिंग विद आईज was fabulous, पूरे सेशन को हमें बांध के रख रहा था। ये हम थैंक्स कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है इस सेशन की। आपका सेशन एक डायमंड की तरह है, कोहिनूर है, जिन तक इनकी चमक नहीं पहुंची है मैं चाहूंगी कि हम इस रिकॉर्डिंग को जरूर पहुंचाएं उन सब तक जो ये सेशन नहीं देख पाए। अब आपके सेशन पर दोबारा आती हूँ। मैम ने रिलेटिंग जो है GPS को समझने के लिए इन्होंने रिलेट किया रियल लाइफ से। एक हमारे संजय सर भी SCERT के जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने एक और चीज सीखी थी, लेट मी लर्न, डोंट मेक मी लर्न। वो चीज आपने करके दिखाई मैडम। आपने जो शुरू किया, भगोना मेरा जो है खाली नहीं है, मैं भरे हुए के साथ आया हूँ, और आप उसको इतने खूबसूरती से हर पॉइंट में यूज किया आपने मैम। उसके भिगोने को इतना अच्छा सा, वो तो मेरे को आज सुबह ही मोनिका जगोटा जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, अभी मैडम मुझे इंग्लिश वगैरह सब समझ आता है, हर सब्जेक्ट समझ आता है, मैथ्स में बच्चे इवन मेरे टीचर स्कूल के नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे हेल्प करें। मैडम अब तो मेरे को लगता है हम सभी एक सेशन ले सकते हैं कि मैथ्स कैसे पढ़ाना है। आपके वो जो पॉइंट, वो भी ना वो थे जर्नल एग्जाम्पल्स नहीं लिए आपने, स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेके जो हमें समझाया है ना, इतना सिंपल PPT लेकिन इतनी क्लैरिटी, बहुत अच्छे। हाँ जी, ओके। अच्छा, इसमें हम आपके आज के पूरे लर्निंग में हमने एक और फील मैंने किया कि पेरेंटल टीचिंग थी। एक मैथ्स टीचर पढ़ा रहा है ऐसा फील मुझे कम हुआ, जैसे माँ पढ़ाती है अपने बच्चों को घर में, वो फील बहुत ज्यादा आई, यानी कनेक्टिविटी विद द स्टूडेंट्स। हम सबको सारे कॉन्सेप्ट्स पता है जो आज का था लेसन मैम, जितने भी आपने टॉपिक्स बताए हम सब पढ़ाते इतने साल से आए हैं, उसके बावजूद आपका हर एक चीज एक रहस्य की तरह खुल के आ रहा था। एक मुझे तो ऐसा था रहस्यमय दुनिया में जा रही हूं मैं। आपका एक एक चीज ऐसी थी, पंचतंत्र की कहानी में से जैसे हम कोई एक कहानी सुनाते हैं, वैसे एक स्टोरी लाइन की तरह आप बढ़ रहे थे, और मैथ्स को इतना मजेदार, हम बातें बार बार कहते हैं कि मैथ्स को रियल लाइफ के साथ जोड़ो, इसको रियल एग्जाम्पल्स दो और इसको इंटरेस्टिंग बनाओ, बच्चों को इन्वॉल्व करो, लेकिन उसको उदाहरण से अगर कोई मुझे ये देखने को मिला, मैं तो एक एक चीज को विजुअलाइज कर रही थी जब आप बता रहे थे, मैं खुद बच्चा बन गई थी एंड आई वाज एंजॉयिंग इट। पेरीमीटर का भी कॉन्सेप्ट इतना अच्छा आपने बताया, गहराई मैम आप हर टॉपिक की गहराई में है, यू गो डाउन इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक, जो सिंपलेस्ट चीज है इतनी गहराई में अगर टीचर जाती है तो बच्चों की लर्निंग श्योरली इट इज मतलब ये फॉरएवर होगी। हमारे जो LI के सेशन में ठकराल सर ने कहा था कि उनका एक इंग्लिश टीचर का इम्प्रेशन आज मेरे ख्याल से वो कितने साल के हो गए आज तक है, यानी एक टीचर का इम्प्रेशन हमारे सभी की जिंदगी में लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो वो अगर हम इस तरह से सिखाएंगे तो वाकई इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग। और राजीव तिवारी सर ने भी ये जिक्र बार बार किया था हमारे जो मैथ्स चौपाल का सेशन हुआ था कि आपकी जो भी मैथ्स आप पढ़ते हैं वो तभी याद रहता है जब उसको आप किसी के चीज के साथ लिंक कर पाए। तो आपने तो इतने सारे टॉपिक्स को टच किया, वो सारे ही ऐसे हो रहे थे कि पढ़ नहीं रहे हैं ना पढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं। We all were learning with you मैम। और मेरे को लगता है अगर हम इतने तैयार होके इतनी समझ के साथ बच्चों के पास जाएंगे तो यस हम कुछ ना कुछ तो चेंज लाएंगे। चौबे सर की बात है, संजय सर की बात है, अनिल सर की बात है, जो ये बार बार हमें कहते हैं कि आप वो सीख के दिखा तो मैथ्स, जब तक मैं हूं मेरे तो वो चीज वो शायद हम ब्रेक कर पाए उस बात को। थोड़ी थोड़ी समझ बनते बनते बड़ी समझ बनेगी। और
आई एंजॉयड द सेशन अ लॉट। और मैम एक चीज और लास्ट में कहूंगी, आपके उदाहरण बहुत सही थे। आपने 3 पॉइंट्स लिए थे कि उदाहरण सही लीजिए, सही प्रश्न लीजिए और सहायक बनिए। लेकिन आपके सेशन एक एग्जाम्पल था, अपने उदाहरण बिल्कुल सही लिए जो भी आपने लिए। आपके प्रश्न इतने सही थे, आपके प्रश्नों का जब तक उत्तर नहीं आ रहा था, आप चैट में आप थोड़ा थोड़ा इनकरेज करते जा रहे थे पार्टिसिपेंट्स को, कैसे और सोचिए और सोचिए। मतलब ये सोचना पर आप ला पाना हमें बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। और आप एक सहायक थे। थैंक यू। आई कंक्लूड योर बात तो बहुत है, आई स्टॉप हियर। या ओके, थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू रोहित सर, प्लीज। सर मुझे ओवर कर रहे हैं आप अभी। योर थैंक यू सो मच एवरीवन। और मतलब अच्छा लगता है इस तरह के सेशंस होते हैं मैथ्स में। और बेसिकली मैथ्स एजुकेशन को लेकर जैसे अजय सर ने कहा कि बहुत ज़रूरत है मैथ्स को उस तरीके से समझने की, समझाने की। पहले मैंने कहा समझने की, तो हमें भी उस तरीके से समझना होगा कि कैलकुलेशन ही मैथ्स नहीं है। मैथ्स इज अब मैथ्स पढ़ना पढ़ाने से पहले जिया जाता है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो प्लीज़ मैथ्स को जिए और मैथ्स फिर और भी अच्छा हो जाएगा सभी के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं बताना चाहूँ कि आज का ये पूरा का पूरा सेशन रोहित सर ने हैंडल किया। मेरा सिस्टम हैंग हो गया था, इसलिए टाइम लगा, और रोहित सर ने तुरंत कांटेक्ट किया और वो पूरा का पूरा सेशन ये अपने वो लैपटॉप से, अपने सिस्टम से ये ऑपरेट कर रहे थे। पासवर्ड आईडी लिया और सारा कुछ ये ऑपरेट किया। सो थैंक यू सो मच सर, रोहित सर, फॉर अरेंजिंग दिस। एनी टाइम फॉर यू। Yes, thank you very much. Thank you. Thank you, Umashankar. Thank you. Thank you. Now you can end the session. Thank you, Gurmeet. Thank you, sir. Thank you, Sanjay sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Sunali ma'am.